हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम यहाँ से भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा अध्ययन करने का प्रारंभ करते हैं। और जो भारत का इतिहास होगा, वैसे देखा जाए तो भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को मैं पहले लेना चाहता हूँ। इसके पीछे कई रीजन है। आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ाने के लिए जो मेरा तरीका है, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो कुछ अलग तरीका होगा। वो मेरा नजरिया है कि इस तरीके से यदि मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। वो मेरा तरीका क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि इस आधुनिक भारत के इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, उसके पीछे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, जिससे परिणाम स्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। क्या 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, क्या वो एक आकस्मिक परिणाम था? क्या वो एक थोड़े समय का परिणाम था? क्या किसी छोटे से संगठन द्वारा की गई कोई क्रांति थी? ये इस बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये शुरुआत कहां से शुरू हुई थी और किन किन लोगों के द्वारा ये शुरुआत प्रारंभ किया गया था, और उस समय क्या परिस्थितियां थी और इतना लंबा समय कैसे लग गया। लगभग अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी के आसपास भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हुआ था। वैसे देखा जाए तो प्लासी के युद्ध से हो गया था, लेकिन तब से लेकर के 1947 लगभग 200 वर्षों का समय लग गया भारत को स्वतंत्र होने में। उसके पीछे क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि इतना लंबा समय क्यों लगा, और यदि लगा तो लोगों की दशाएं क्या हो गई होगी, और उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसके बारे में हम आज से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग पहले इस काल के अंदर जो भी बड़ी बड़ी महान विभूतियों ने जन्म लिया था और इन्होंने इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया था, और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी दास्ता से मुक्त हुआ था। तो इसमें हम एक एक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम सभी व्यक्तित्व को पढ़ेंगे जिनका योगदान चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। इन महान विभूतियों का जो योगदान है, ये सभी का योगदान धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इनका जो योगदान है, उनका एक बहुत बड़ा संगठन का निर्माण हुआ। और अंत में कौन कौन सा ऐसा व्यक्तित्व आया जो इन सभी संगठनों को एक साथ एक मंच पे लाने का काम किया, और भारत की जो प्राचीन विरासत है, वसुदेव कुटुंबकम सूर्य भंतु सुखिन सर्वे संतु निरामय वाला जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको बनाए रखने के लिए और इस धरती पे जन्म लेने वाले महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के सिद्धांतों तथा शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए इस पृथ्वी पर वसुदेव कुटुंबकम की जो सांस्कृतिक विचारधारा है, उसको स्थापित करने का यहाँ के जो महान विभूतियों ने जो प्रयत्न किए थे, उनके बारे में हम करेंगे। आज हम इस टॉपिक पे आए हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, ये उदय, और ये राष्ट्रवाद शब्द क्या है, राष्ट्रीयता शब्द क्या है, राष्ट्र शब्द क्या है।
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इस शब्द को सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने से पहले इस शब्द को मैं क्यों लेके आया हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक रहस्य छुपा हुआ है। एक राष्ट्र का निर्माण कब भारत में होना प्रारंभ हुआ था, उसका ही ये नतीजा था जो अंत में भारत स्वतंत्र हुआ था। देखिए, उससे पहले हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि देश क्या होता है, राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। इन तीनों में डिफरेंस है, अलग अलग है। बहुत से लोग लिखते हैं तो उसमें कहीं राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, कभी देश का इस्तेमाल करते हैं, कभी राज्य का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों शब्दों में अंतर है। एक तो होता है देश, एक होता है राष्ट्र और एक होता है राज्य। अब राज्य, राष्ट्र और देश, इन तीनों में क्या अंतर है वो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम राष्ट्र की भावना लोगों में जब जागृत हुई, तब से लेकर इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक रूपरेखा तैयार हुई थी और छोटे छोटे संगठन बने थे और ये राष्ट्रीयता के छोटे छोटे एक भाग या अंग के रूप में बने थे और उनका जो क्षेत्र था वो अलग अलग था और उनको फिर जोड़ा और लास्ट में एक बहुत बड़ा मंच का निर्माण हुआ, जो कि हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा वो सबसे बड़ा मंच कौन सा था जो लास्ट में भारत को आजादी दिलवाई थी। और उन मंच के ऊपर ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व थे, कौन कौन से महान विभूतियां थी जिन्होंने इस मंच को निर्मित करने का काम किया था और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था और उनका व्यक्तित्व क्या था, इसके बारे में हम आगे वाली क्लासों में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूं कि देश और राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या होता है। जब तक आप राष्ट्र और देश और राज्य में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप राष्ट्रवाद के बारे में नहीं पढ़ पाओगे, राष्ट्रीयता के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। वर्तमान में इस राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को बनाए रखना एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, एक देश की सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रयास होता है। हर क्षेत्र में कैसे भी किया जाए, कैसे भी प्राप्त किया जाए, एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर स्थापित करना तथा उसको बढ़ावा देना, इससे एक बहुत बड़े समाज का निर्माण होता है, जिससे एक राष्ट्र एक बंधन में बंध जाता है और एक दूसरे का आपस में सम्मान होने लग जाता है। और ये जो घटनाएं आए दिन दो या दो से अधिक समाजों के मध्य होती हैं, ये कम होने लग जाती है। इसके पीछे एक राष्ट्रीयता का एक बिंदु भी छुपा हुआ है। यदि राष्ट्रीयता कम होगी तो दो या दो से अधिक समाज आपस में भिड़ेंगे और लड़ेंगे और मारकाट होगी। इस राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा, तत्कालीन जन कल्याणकारी सरकार, समाजवादी सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, वो प्रयास भी हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। और वर्तमान में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, इस राष्ट्रवाद को लोगों के अंदर जन्म देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी हम आगे वाले चैप्टरों में या आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी मैं इधर बता देना चाहता हूं कि देश क्या होता है। देखिए, देश की परिभाषा यदि देखे जाए तो देश में एक भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो किसी भी दो या दो से अधिक दो देशों के मध्य एक निश्चित रेखा निर्धारित कर दी जाती है। जो पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच में रेखा निर्धारित कर दी जाती है और ये मान लिया जाता है कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, वो एक देश की श्रेणी में आएगा। लेकिन अकेला निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, उसके अंदर रहने वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जब निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को मिलाकर के देश ही कहा जाता है, उसमें आएगा एक तो जनता, वहां रहने वाली जनता, और दूसरा क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नाम लिख लो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, या फिर इसको भूमि भी बोल सकते हो। भूमि शब्द दोगे तो कोई निश्चित भूमि, एक निश्चित क्षेत्र, जैसे हमारा एक भारत देश है जो ऊपर से लेकर के नीचे, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर
अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जो ये क्षेत्र, जो बीच वाला क्षेत्र है, जो भारत की एक भूमि है, ये एक देश है। इसके अंदर रहने वाले लोगों तथा इस क्षेत्र को मिला करके एक देश की परिभाषा में बांधा जा सकता है, उसको बोला जाता है देश। इसीलिए बोला जाता है ये भारत देश है, ये चीन देश है, ये पाकिस्तान देश है, ये और डिफरेंट जो विश्व के देश हैं, वो देश शब्द उन्हीं के लिए किया जाता है क्योंकि एक निश्चित उनका आकार है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और उनके अंदर जनता निवास करती है, वो इस देश की है, इसीलिए उसको देश कहा जाता है। देश शब्द का इस्तेमाल वहीं पे किया जाएगा जहां पे भौगोलिक क्षेत्र का गणना की जाएगी, और देश क्षेत्र का वहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। जहां पे भूगोल पढ़ा जाता है या भूगोल के किसी भी बिंदु पे कुछ लिखना होता है, वहां पे देश शब्द का इस्तेमाल होता है, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल कहीं और बताऊंगा कि राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल क्या होता है और राज्य शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है। अभी आगे आ जाता है राष्ट्र। अब राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति या राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, इसके बारे में लिखित में तो कोई अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ है। प्राचीन काल का देखा जाए तो भारत एक राष्ट्र ही था, क्योंकि उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था, तो वो देश था, और निश्चित वहां पे जनता निवास करती तो वो भी एक देश था। लेकिन ये राष्ट्र कब था, इसके बारे में राष्ट्र के अंदर क्या क्या आता है। राष्ट्र में वहां की जनता आती है। राष्ट्र की परिभाषा में क्या आता है, एक तो जनता आती है जो देश के अंदर भी आती है, लेकिन दूसरा शब्द आता है वहां की संस्कृति, जहां पर एक निश्चित क्षेत्र शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वह लोग, जिन लोगों की भावनाएं अर्थात जिनकी एक संस्कृति हो, जिनका रहन सहन एक हो, खान पान एक हो, और उनकी जो भावनाएं हैं उनके अंदर जो त्याग और बलिदान, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना एक हो। जो लोग, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरा भारत देश, मैं इसके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, तो वो एक राष्ट्रीयता की भावना है उसके अंदर, वो एक राष्ट्र है। ऐसे लोगों का समूह को राष्ट्र कहा जाता है। कैसे लोगों का समूह है, जो ये सोचते हैं कि ये देश मेरा है, ये भारत देश मेरा है, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, या इस भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों की भावनाएं एक हो, रहन सहन एक हो, खान पान एक हो, उसको बोला जाता है राष्ट्र। इन सब चीजों को मिलाकर के संस्कृति कहा जाता है, जिसका आपको सब पता है कि संस्कृति की परिभाषा क्या होती है। अब जिन लोगों के मध्य एक संस्कृति हो, उसको राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों की भावनाएं एक हो, उनको एक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ यदि हम कंपैरिजन करें तो इनकी भावनाएं अलग अलग हैं। उनकी अलग भावना है, हमारी अलग भावना है। हमारी भारत देश के प्रति, हमारी भारत राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है, वैसी भावना उनकी हमारे भारत देश के या राष्ट्र के प्रति नहीं है। इसलिए जिन लोगों की एक संस्कृति हो और एक संस्कृति जिन लोगों के अंदर हो, जिनकी भावनाएं एक हो, उसी को ही राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे आया नंबर 3, राज्य। राज्य क्या होता है, पहले मैं राज्य बता देता हूं क्या होता है। राज्य शब्द यदि वैसे देखा जाए तो पाश्चात्य जो विद्वान है, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, उनकी भी परिभाषा में हमको दिखाई देता है। राज्य की परिभाषा वहां पे भी दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल में यदि उनका सबका कंपाइल करूं तो राज्य शब्द कैसे आता है, देखिए, दो व्यक्ति प्लस व्यक्ति, मतलब बहुत सारे व्यक्ति मिल करके एक किसका निर्माण करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, और ये समाज मिल करके एक ऐसे ये जब समाज मिल जाता है तो उनके ऊपर एक शासन, यानी उनको नियंत्रित करने के लिए एक संस्था होती है जिसको सरकार बोलते हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए जो संस्था होती है उसको सरकार बोलते हैं। वो सरकार किस प्रकार की है वो डिपेंड करता है
वो समय और काल के अनुसार डिपेंड करता है कि उस राष्ट्र या उस देश के अंदर कौन सी सरकार है। एक तो लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है या कुलीन तंत्र है, इस प्रकार वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति से मिलकर के एक समाज का निर्माण होता है, और समाज के ऊपर शासन करने के लिए, यानी समाज को नियंत्रित करके रखने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए और समाज में रहने वाले लोगों का जन कल्याण करने के लिए, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण करना है, अधिकतम न्याय की प्राप्ति करनी है और उनकी सुरक्षा करनी है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त बनाए रखनी है उनकी, तो एक निश्चित रूप से एक लोकतंत्रात्मक सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो एक सरकार होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक सरकार होगी, और कुछ अन्य देशों के साथ यदि हम देखें तो वहां पे तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें होती है, जो सरकार का वर्गीकरण के आधार पर होता है। उसके बाद उस सरकार के द्वारा राज जो किया जाता है, उस सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो किस क्षेत्र के लिए बनाई जाती है। पहली बात वो राज्य है। अब राज्य के तहत कौन कौन सा तत्व आ जाएंगे। उस सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो एक निश्चित जनता के लिए बनाए जाते हैं, एक निश्चित कुछ लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो इस देश के अंदर निवास करते हैं। इस देश में रहने वाले लोग यानी जनता के लिए जो सरकार के द्वारा कानून और नियम बनाए जाते हैं और उन पे जो लागू किए जाते हैं, उनके जन कल्याण हेतु लागू किए जाते हैं, उसको तथा ये सरकार किसी भी प्रकार से दूसरे बाह्य तत्वों के अधीन नहीं हो, अर्थात संप्रभु हो, वो अपने क्षेत्र के अंदर, अपने देश के अंदर निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, इसलिए वो संप्रभु होगी। और निर्णय किसके लिए लेगी, वो जनता के लिए लेगी, और तो वो फिर जनता के लिए लेगी तो वो भी एक निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। तो उस क्षेत्र को राज्य कहा जाता है। उस जो ये दोनों तत्व मिलकर के जो एक संस्था का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं राज्य। वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। ये सरकार द्वारा एक निश्चित क्षेत्र के ऊपर अर्थात जनता के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करना और कुछ विधि और कानून बनाना और उन कानूनों को क्रियान्वित करना, ये सारा काम राज्य पे किया जाता है, एक राज्य के अधीन रहते हुए किया जाता है। ये एक राज्य एक संस्था है, उस संस्था के अंदर सरकार है, और सरकार क्या होती है, संप्रभु होती है, और वो कानून और नियम बनाती है और विधि का निर्माण करती है, वो जनता पे लागू करती है। और इसलिए समाज एक क्या होता है, समाज की सुरक्षा होती है, समाज में संतुलन और समाज में अनुशासन बनाए रखता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता और व्यक्तियों के मध्य न्याय की स्थापना होती है। वो होता है राज्य। ये होता है राष्ट्र, जिसमें जनता की भावनाएं एक हो और सब लोगों की एक भावना हो, इसे राष्ट्र कहा जाता है। और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जिसमें रहने वाली जनता, उस दोनों को मिलाकर के देश कहा जाता है। ये होगी राज्य और देश की परिभाषा। अभी हमारा देश, राज्य और राष्ट्र की परिभाषा। अभी हमारा टॉपिक आगे आ जाता है, राष्ट्र शब्द को हम लेते हैं। और राष्ट्र शब्द सबसे पहले कब आया, और ये राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, राष्ट्र तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। राष्ट्र क्या होता है, एक होता है राष्ट्रीयता और एक होता है राष्ट्रवाद। इन तीन जो शब्द हैं, इनके बारे में थोड़ा हम खोल के इनका एक पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र का मैंने बता दिया। अब राष्ट्रीयता क्या होती है, मैंने बताया था, एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों की एक भावना है और उस देश के प्रति और जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उसको राष्ट्र बोला जाता है। तो फिर क्या हो गया, आपस में मिलकर करना है, अकेले नहीं करना है। इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीयता होती है मैं के स्थान पर हम। ये शब्द आ जाता है कि मैं नहीं करूंगा, हम काम करेंगे। मैं नहीं करूंगा इस देश के लिए, हम इस राष्ट्र के लिए मैं नहीं करूंगा, हम सभी मिलकर के करेंगे। इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा कौन करेगा, हम सभी मिलकर करेंगे। वो एक राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है सब में। तो इसलिए इसको राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, वैसे देखा जाए तो व्यक्तिवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, उसी के अनुरूप राष्ट्रवाद को भी एक परिभाषित करना चाहिए। राष्ट्रवाद जहां पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की सामुदायिक भावना के आधार पर संगठित हो, ऐसे लोग
जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा बंधुत्व की सामुदायिक भावना के आधार पर संगठित हो, सामुदायिक भावना से संगठित हो। राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रवाद ऐसे क्या होता है, वे लोग त्याग और बलिदान व समर्पण के लिए, त्याग, बलिदान तथा समर्पण की भावना उनमें विद्यमान हो, उसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखना एक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इस राष्ट्रवाद शब्द को प्रत्येक सरकार के द्वारा जागृत करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की भावना, अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान तथा समर्पण की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर बनाए रखना, प्रज्वलित करके रखना, एक दीपक जलाए रखना एक राष्ट्र, एक देश का, एक लोकतंत्रात्मक सरकार, एक संप्रभु राष्ट्र का काम हो जाता है। वो दिन बाय दिन अभी वर्तमान में भी इस प्रकार के प्रत्येक सरकार के द्वारा हर समय इस प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। वो आगे हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रयत्न कब कब किए गए हैं और कब किए जा रहे हैं। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो इस राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की? राष्ट्र शब्द, देखो राष्ट्र शब्द के जो बोला गया था वो एक ब्रिटिश विद्वान थे, सर जॉन स्ट्रेची और सर जॉन सीले। सर जॉन स्ट्रेची तथा सर जॉन सीले 19वीं शताब्दी का देन है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में इसको परिभाषित किया। 19वीं शताब्दी में इन्होंने बोला राष्ट्र क्या होता है, इन्होंने बताया राष्ट्र क्या होता है, क्योंकि ये अंग्रेज थे और इनके सामने जो समस्याएं आ रही थी वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा उग्र रूप धारण किया था 19वीं शताब्दी 1857 के बाद। तब इन्होंने बताया था कि राष्ट्र क्या होता है, और उनको पता भी चल गया था कि अभी राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का उदय हो गया है, अभी इनके बस की बात है नहीं, अभी लोग संगठित होने प्रारंभ हो गए हैं। इस प्रकार आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो 19वीं शताब्दी का बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे उसमें यजुर्वेद के अंदर तथा वेदों में इसका उल्लेख है, बहुतायत से मिलता है हमको। और राष्ट्र शब्द की यदि हमको शब्द नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की जो परिभाषा है इसके अनुरूप कुछ न कुछ और शब्द मिलेगा। इसीलिए तो भारत एक वैदिक सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी, एक संगठित हुई थी और एक जगह बंध के रही थी। उनमें एक जो भावनाएं थी वो एक भावना थी और इसी भावना के अनुरूप ये जगह जगह अपने अस्तित्व में आई थी। अभी आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कारण। अब राष्ट्रीयता के कारण ये एक भारत के अंदर कोई एक नया जागरण नहीं था, एक नया आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कोई नया नहीं था, ये पहले था भारत के अंदर। प्राचीन काल में भारत में ये विद्यमान था, तो इसको हम पुनर्जागरण के नाम से संबोधित करेंगे। ऐसे तो लिखने के लिए बोल सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का जो आंदोलन, भारत में राष्ट्रीयता आंदोलन के कारण क्या थे, ऐसे बोला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत के अंदर ये राष्ट्रीयता वाला जो संकल्प है, ये जो अवधारणा है वो नई नहीं थी, वो पुरानी थी। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कारण, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कारण, भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण, मतलब पहले था और अभी दोबारा ये जागृत कैसे हुआ। भारत में ये राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना भारत के अंदर अभी कैसे जागृत हुई, इसके क्या क्या कारण थे। देखो वैसे देखा जाए तो सबको पता है
निश्चित रूप से भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दमन चक्र चले थे। 1757 के बाद ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो अपने आर्थिक लाभ अधिक से अधिक कमाने के लिए उसने क्या क्या पैंतरे, क्या क्या हथियार नहीं अपनाए। उसने कभी नहीं सोचा कि यहाँ की जनता का शोषण हो रहा है, यहाँ की जनता त्राही त्राही मची हुई है, उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो उसके पीछे जो राष्ट्रवाद की भावना, जो राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, उसका एकमात्र कारण उसमें ये भी था कि यहाँ पे जो अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और यहाँ से अधिक धन का अड़प करके अपने देश में लेके जाना और यहाँ के लोगों का शोषण करना, इससे क्या है कि लोगों के अंदर असंतोष बढ़ गया। इसलिए इस शब्द को हम ऐसे बोलें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक दमन चक्र के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था। लोग एकजुट क्यों हुए? भारत के अंदर लोग एकजुट क्यों हुए? जब सर्वप्रथम भारत में 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज प्रारंभ किया था, तब तो लोग जगह जगह अपने जीवन यापन कर रहे थे। किसी भी प्रकार का संगठन के नाम से कुछ भी नहीं था। और जब इनके साथ अत्याचार शुरू हुआ, जब किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, आदिवासियों के साथ तथा सामंतों जो यहाँ के राजा महाराज थे उनके साथ और सामंतों के साथ इस प्रकार का जो अत्याचार शुरू हुआ, अधिक से अधिक मतलब आर्थिक शोषण करने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो चलाई गई थी, उससे लोगों के अंदर त्राहिमा मच गई थी। लेकिन क्या करे, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो फिर उनको संगठित होने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए वो एक दूसरे से एक मिले। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक गांव के अंदर यदि किसी भी प्रकार की लड़ाई या दंगा हो जाता है, तो यदि निर्दोष होता है उस गांव का रहने वाला, यदि कोई भी व्यक्ति निर्दोष होता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी ने उसको पीट दिया गया या कुछ और कर दिया गया, तो उस गांव के लोग संगठित हो जाएंगे। और जब उनको पता चल जाएगा कि ये जो डी सिंह, ए सिंह है, इसकी किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है और उसके बावजूद भी इसके साथ अत्याचार हुआ है और इसके साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, तो उस क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक से एक जुड़ेगा, दो जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे, ऐसे करके पूरा गांव एक साथ हो जाएगा। ये क्या, एक राष्ट्रवाद का एक छोटा सा रूप है। एक गांव के अंदर उत्पन्न हुई एक राष्ट्रीयता है। वहां के लोगों की भावनाएं एक भावनाएं हैं और उस व्यक्ति के प्रति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्रति उन लोगों की भावनाएं इकट्ठी हो गई और वो एक साथ एक संगठन का निर्माण हो गया और लड़ने और मारने के लिए उतारू हो गया कि इस व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है और उसके साथ जो अत्याचार हुआ वो निंदनीय है। तो वो एक क्या है, एक राष्ट्र के अंदर एक छोटा से राष्ट्रीयता का उदाहरण है। उसको नहीं बोला जा सकता राष्ट्र, लेकिन वो राष्ट्रीयता की जो भावना मैं बताना चाहता हूँ, एक परिभाषा देना चाहता हूँ कि वो एक छोटा सा राष्ट्रीयता की भावना उनमें उत्पन्न हुई। इसी प्रकार भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हुआ, तो यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा और यहाँ की लोगों की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। तो वो तो चलो ठीक है, इन्होंने अपना जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन शुरू कर दिया और वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर भी हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारी कोई सहायता कर सकता है क्या। उनको पता नहीं था कि कोई संगठन बना करके या दो से अधिक व्यक्ति यदि हम मिलकर के एक संगठन निर्माण करें, एक छोटा सा आंदोलन छेड़ दें, तो क्या उससे ये समस्या हल हो सकती है। इस चीज के बारे में उनको ये पता नहीं था। उसके बाद धार्मिक भावनाओं को आहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब 1813 ईस्वी में जो यहाँ मशीनरियों को, ईसाई मशीनरियों को जब यहाँ पे परमिशन दिया गया था कि आप जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, तो फिर यहाँ की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो इस प्रकार ये परिस्थितियां जब उत्पन्न होने लगी तो लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए और उनको धीरे धीरे कुछ उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा लोगों को समझाने का प्रयास किया। लोगों को एक छोटे से क्षेत्र, गांव के अंदर जो लोग थे, उनको बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे साथ जो अत्याचार किया जा रहा है ये एक निंदनीय है और ये अंग्रेज जो कर रहे हैं वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और हम हमारी हक की लड़ाई उधर लड़ सकते हैं। जब एक छोटे से क्षेत्र में 5 से 10 आदमी मिलकर के लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो उनके साथ निर्मम
उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनका बुरी तरह से दमन चक्र कर दिया जाता है, तो फिर वो एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, एक उदाहरण सेट कर देते हैं कि उस क्षेत्र में उन्होंने ऐसे किया, तो फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया कि अभी हम करें तो करें क्या। तो फिर इन लोगों की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को संगठित करना और अंग्रेजों के सामने हथियार लेके खड़ा होना, ये कुछ लोगों के द्वारा उनको मतलब पुश किया गया था, उनको प्रेरित किया गया था, उनके अंदर जन जागृति उत्पन्न की गई थी। वो लोग कौन कौन थे, उन लोगों के बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा 2-3 जो विभूति हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में बता देना चाहूंगा। उनमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राष्ट्रवाद का जो पितामह बोला जाता है, या पिता, राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो इनका राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता उत्पन्न करने में क्या योगदान था, जब हम राजा राम मोहन राय को हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री के अंदर, जो मैंने पहले भी बताया, तो हम एक एक करके इन विभूतियों को पढ़ेंगे, उसके बाद इनको वापस में कंपाइल करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम अलग अलग आंदोलन पे आएंगे, और इन आंदोलनों में किस किस का क्या योगदान रहा था वो आपने पहले ही पढ़ लोगे। सब व्यक्ति, जितने भी ये महान व्यक्ति हैं, उनके आप दर्शन के बारे में पढ़ लोगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जब पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक या अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने जो जीवन काल के अंदर क्या क्या कदम उठाए थे, और ये कदम इस भारत माता यानी इस भूमि के लिए कहाँ तक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किया, उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कारण क्या है, क्या क्या कारण थे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या, भारत की ये राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद ये कोई नई अवधारणा नहीं है, ये प्राचीन अवधारणा है, लेकिन ये दब गई थी, लोगों को पता नहीं चला। शिक्षा की कमी के कारण इसके लिए लोग वाकिफ नहीं थे, पता नहीं था कि ये हमारी प्राचीन विरासत है। तो इस विरासत को क्या किया गया, कुछ ब्रिटिश अधिकारी या कुछ ब्रिटिश लेखक साहित्यकार इधर आए, और हमारे जो वेद थे उन वेदों का उन्होंने उन वेदों का उन्होंने अपनी भाषा में, पाश्चात्य या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, और अनुवाद किया तब पता चला कि अरे ये तो भारत देश बहुत ही प्राचीन काल में बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु रहा है। तो इस प्रकार का उन वैदिक ग्रंथों का जब उन्होंने अनुवाद किया, तो उस अनुवाद ब्रिटिश भाषा में किया, यानी अंग्रेजी भाषा में किया। जब अंग्रेजी भाषा में किया तो इधर भी तो कुछ लोग ऐसे थे जो लंदन में पढ़ते थे, बाहर पढ़ते थे, अंग्रेजी भाषा सीख गए थे या अंदर पढ़ के सीख गए थे, तो उन्होंने भी वो ग्रंथ पढ़ लिए थे। उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था उनका भी उनको पता चल गया था। तो उनको पता चला ये राष्ट्र, ये हमारा देश है, और ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और हमारा शोषण कर रखा है। तो इससे लोगों की राष्ट्रीयता की भावना उसमें उत्पन्न हुई। एक से मिलके 2 से मिलके 4 से मिलके 8, ऐसे करके लोगों का एक समूह संगठित होना प्रारंभ हुआ, जो कि मैं एक लास्ट 15 अगस्त 1947 तक की कहानी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग मिले और कैसे कैसे छोटे छोटे संगठनों का निर्माण हुआ, और कैसे कैसे लास्ट में एक बहुत बड़ा मंच बन करके तैयार हो गया था। उसके पीछे राष्ट्रवाद की भावना छुपी हुई है। राष्ट्रवाद एक अवधारणा है, उसका एक नतीजा है वो। तो इसमें एक कारण यदि देखा जाए तो ये आएगा कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव, भारतीय गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव, वो मैंने बता दिया पहले ही कि हमारी ये जो राष्ट्रीयता की, जो राष्ट्र शब्द की जो अवधारणा है वो आज की नहीं है, वो पुरानी हमारी प्राचीन काल की विरासत है, और उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, उसके बारे में लोग अनभिज्ञ थे, जागृत नहीं थे। इसीलिए तो बोला जाता है कि पुनर्जागरण हुआ था उसका राष्ट्रीयता का, क्योंकि वह छुपी हुई थी। और पुनर्जागरण इधर शब्द इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि लंदन यानी ब्रिटेन के अंदर और लंदन के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ था वो इसी से मिलता जुलता है कि वहां पे क्या हुआ था। पुनर्जागरण जो हुआ था, पुनर्जागरण का जो उदय हुआ था, उसके दौरान क्या हुआ था, और भारत में पुनर्जागरण जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसका थोड़ा सा डिफरेंस में एक वीडियो बना के बता दूंगा कि वो जो पुनर्जागरण था वो क्या था, और यहाँ पे जो पुनर्जागरण क्या था, उनकी मेन थीम क्या थी, वो भी मैं बाद में बता दूंगा।
इसमें देखा जाए तो कुछ लोग थे, जैसे जॉन प्रिंसेस है, मैक्स मुलर है, फर्ग्यूसन है, भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा तथा विलियम जोन्स ने इनका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। हमारे कुछ विद्वान थे, कुछ ब्रिटिश विद्वान थे, साहित्यकार थे, उन्होंने हमारे जो वैदिक शास्त्र थे जो संस्कृत में लिखे हुए थे, जो संस्कृत का हर आदमी को नॉलेज नहीं था, तो इन्होंने उसका अनुवाद किसमें किया, संस्कृत से अंग्रेजी में कर दिया। जब अंग्रेजी में ये अनुवाद किया तो यहाँ पर रहने वाले लोग, ब्रिटिश अधिकारी व जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको ये सब पढ़ने को मिला। और कुछ साथ साथ में हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने भी पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तो उनको भी पता चल गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बाहर की है और ये हमारा इधर राष्ट्र था, उस पर अवैध शासन कर रहे हैं लोग। फिर आगे चलो, आगे क्या दूसरा क्या कारण था, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। देखिए ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, किस लिए आई, आर्थिक शोषण करने के लिए, अधिकतम व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसलिए आई थी। तो वो लाभ अधिकतम कैसे प्राप्त करेगा, जब लोगों का अवैध रूप से और आवश्यकता से ज्यादा यदि शोषण करेगा और विभिन्न प्रकार के जो कर लगाएगा उससे ही होगा। और यहाँ का जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन में जाएगा, और ब्रिटेन से तैयार माल इधर उच्च दामों में मिलेगा और दोनों के मध्य एक मुक्त व्यापार होगा। तो इससे भारत का दोहरा शोषण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव था उससे भी भारत के अंदर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अब क्या क्या प्रभाव रहा होगा, वैसे देखा जाए तो इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण भी रहे होंगे, सब रहे हैं। और क्या कैसे रहे हैं, सामाजिक, समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था इन्होंने। राजनीतिक कारण देखा जाए तो यहाँ के सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। आर्थिक कारण देखा जाए तो यहाँ के उद्योग धंधे समाप्त कर दिए थे, यहाँ जो कच्चे माल के प्राकृतिक संसाधन थे उन पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ का कच्चा माल ब्रिटेन में भेजना, ब्रिटेन से तैयार माल इधर मतलब दोहरा लाभ कमाने शुरू कर दिया था। तो वो भी एक उसका कारण था। साथ में धार्मिक के प्रभाव कैसे पड़ा, यहाँ का जो हिंदू धर्म था, यहाँ का जो मौलिक धर्म था उस पे उसको गलत प्रचार प्रसार करना और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना, तो वो भी एक है। भारत में राष्ट्रीयता की भावना, लोगों को एकजुट होने की भावना के लिए प्रेरित कर दिया, जन जागृत कर दिया लोगों को, वो भी एक कारण था। आगे जो कारण है वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था अंग्रेजी शिक्षा का। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा यदि होगी तो वहां अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा। चाहे भारत में अध्ययन हो, चाहे ब्रिटेन में अध्ययन हो, जाकर लंदन में अध्ययन कर रहे हो, लेकिन एक अंग्रेजी भाषा का जब लोगों ने, यहाँ के भारतीय लोगों ने जब अध्ययन कर लिया, उनकी भाषा को जानने लग गए, तो फिर क्या हुआ, ये लंदन में जाने लगे। और लंदन के अंदर समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो रूसों की जो अवधारणा थी, ये तीन तत्व थे, उनके बारे में हमारे लोग भी समझने लग गए, उनके बारे में हमारे लोगों ने भी पढ़ दिया और उनको पता चल गया कि देखो ये लोग स्वतंत्र रह सकते हैं तो हम भी स्वतंत्र रह सकते हैं, और ये लोग इस भूमि के हैं, इस देश के हैं, और ये देखो कितना स्वतंत्र रूप से और एक समानता के साथ और न्यायपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, तो हम भी जी रहे हैं। तो हमारे लोगों के अंदर, जो लोग पढ़ के उधर लंदन से आए थे, उन लोगों के अंदर भी इस तरह की भावना उत्पन्न हो गई और फिर उन्होंने एक संगठन, छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए, लोगों के अंदर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को समझाना शुरू कर दिया, जो बोला कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारे पे अवैध कब्जा कर रखा है और हमारा शोषण कर रहा है, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन इस निजात पाने के लिए हमको संकित होना पड़ेगा, हमको एक आवाज उठानी पड़ेगी, तभी होगा। तो ब्रिटिश जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका बहुत प्रभाव पड़ा, उसमें भाषा अंग्रेजी इस्तेमाल होने लग गई और यहाँ के लोग भी अंग्रेजी भाषा में निपुण हो गए। तो फिर अंग्रेजों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। उसके बाद पाश्चात्य दार्शनिकों विचारकों के संपर्क में प्रभाव। पाश्चात्य दार्शनिक और जैसे रूसो है, मिल है, बेंथम है, बर्क है, इन्होंने कुछ अपनी अपनी अवधारणाएं दी थी, जैसे समानता की, स्वतंत्रता की और बंधुत्व की जो भावनाएं दी थी, वो यहाँ लंदन में, वहां ब्रिटेन में तो फैल रही थी, उसके लिए लोग लड़ रहे थे, वहां पे क्रांतियां हो रही थी और हमारे लोग उधर अध्ययन कर रहे थे। वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे कि हो क्या रहा है।
तो जब वहां पे देखा कि ये हो रहा है, यहाँ का जो शासक है, यहाँ का राजा है, इनके साथ अत्याचार कर रहा है और ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं, ये समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, इन तरह की न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, ये न्याय प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इनके साथ शोषण हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनकी लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारे जो लोग थे वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से इस प्रकार के आंदोलन देख रहे थे। तो देखने के बाद वो भारत में जब आए तो उनको पता चला कि ये अंग्रेज, इन अंग्रेजों का ये देश नहीं है, ये देश अंग्रेजों का नहीं है, देश तो हमारा है और इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए उन दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा। नंबर 4, दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिकों, पाश्चात्य दार्शनिकों का प्रभाव। उसके बाद भारतीय साहित्यकारों का योगदान। कुछ साहित्य ऐसे लिखे गए थे, उसमें देखा कुछ कवि ऐसे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो सीधा प्रत्यक्ष रूप से यदि किसी को प्रचार प्रसार करेगा, उस समय ऐसा था 18वीं शताब्दी देखा जाए तो ऐसा समय था कि 1857 की क्रांति घटना घटित हुई थी। 19वीं शताब्दी 1857 की जब क्रांति हो गई थी तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ही सचेत हो गई थी और जो भी छोटे मोटे जो आंदोलन, छोटे मोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए लोगों ने, जब प्रारंभ कर दिया तो उन पे दमन पूर्वक उनको अत्याचार करती थी और उनको ऐसे निपटा देती थी, मारकाट, और उनको बुरी तरह से दमन चक्र करती थी। इससे लोगों को डर लगता था। तो फिर क्या किया, यहाँ के जो कुछ कवि थे वो उन्होंने हिंदी में, संस्कृत में और एक जो प्रांतीय भाषा अपनी राज्य की या देश की भाषा थी, अपने क्षेत्र की जो भाषा थी, उसमें अपने दोहे लिखने शुरू कर दिए, कुछ साहित्य लिखने शुरू कर दिए, कुछ मैगजीन्स लिखने शुरू कर दिए, कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखनी शुरू कर दी और उनके माध्यम से उन लोगों को प्रचार प्रसार। अब ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको हिंदी का नॉलेज था नहीं और यहाँ के ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, उसके बाद 1857 की क्रांति बाद जब ये पूरा साम्राज्य जब ब्रिटिश से महारानी के अधीन चला गया तो यहाँ पे जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो सब अंग्रेज थे, उनको हिंदी का इतना नॉलेज नहीं था और हिंदी का यदि नॉलेज किसी को हो भी जाए तो ये क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ के जो कवि थे वो क्षेत्रीय भाषा में कुछ साहित्य, कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दिया और उनके माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में कुछ पत्र पत्रिकाएं छोटी छोटी निकालनी शुरू कर दी। उनके माध्यम से लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया कि ऐसे हमको एक इकट्ठा होना है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। तो वो भी एक साहित्यकारों का भी योगदान था। साहित्यकारों का योगदान, इनका भी महत्वपूर्ण। अब साहित्यकारों का किसका योगदान था वो बुकों में देख लेना, उनके बारे में आपको थोड़ा सा इस प्रकार से आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि किस साहित्य का, किस कौन से मैगजीन का, कौन सी पत्रिका का कब प्रचलन हुआ था, किसने कब निकाला था, वो आपको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा और उसका जब आवश्यकता आप समझ जाओगे कि उस पत्रिका की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, कब पड़ी थी, तो इसके बारे में वो पत्रिकाएं भी आपको याद रहना प्रारंभ हो जाएगा, वो भी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्रिटेन में ना छापाखाना का प्रारंभ हो गया था, कुछ समाचार पत्रिकाएं, छापाखाना का आविष्कार। छापाखाना का आविष्कार, देखिए छापाखाना से क्या हुआ, जब एक कोई विचारधारा है, कोई व्यक्ति एक पेपर के अंदर लिख रहा है और उस पेपर को अभी क्या होगा, उस पेपर को एक लिखो, दो पेपर लिखो, तीन लिखो, ऐसे कितने पेपर लिख दो। जब छापाखाने का आविष्कार हुआ गया, जीरोक्स मशीन आ गई थी, प्रिंटर आ गए थे, तो एक विचार अपनी बात को लिखी और उसकी प्रतियां निकाली, कॉपियां निकाल के अधिक से अधिक बांटना शुरू कर दिया। इससे फिर क्या हुआ, काम बहुत आसान हो गया, 1 मिनट के अंदर या कम से कम समय के अंदर और 2 या 2 से अधिक प्रतियां बना ली और एक बंडल बना लिया और गांव के अंदर छिड़कना शुरू कर दिया और उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा कि किसने ये बांट के गया, कौन बांट के गया, इसके बारे में कोई किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन बताने लग गए कि अंग्रेज है, ये दूसरे देश के हैं और हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारे आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारे उद्योग धंधों पर नियंत्रण कर रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों के अंदर बताने लग गए कि लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया। तो इन छापाखाना जो मशीनरी थी उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ कुछ भेदभाव किया जाने लगा, नस्लीय भेदभाव किया जाने लगा कि ये गोरे थे, ये काले थे, ये भारतीय थे, इनको क्या कुत्तों के बराबर समझना शुरू कर दिया। ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे डॉग अलाउ नहीं है, इस प्रकार के लिख देते, इस ट्रेन के अंदर, इस डिब्बे के अंदर भारतीय अलाउ नहीं है, इस प्रकार की लोगों की जो उनको ब्रिटिश
लोग थे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा तो इस प्रकार की थी, तो ये भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तब लोगों को पता चल गया कि ये लोग विदेशी हैं और हमारे देश के अंदर ऊपर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया है, जो कि अवैध है और हमारा शोषण कर रहे हैं, और ये हमारे देश में खा रहे हैं और हमारे को ये निम्न भावना से देख रहे हैं। तो लोगों के अंदर निश्चित रूप से फिर राष्ट्रीयता की भावना आ गई, एक साथ एकजुट होने की भावना उनमें जागृत हो गई। तो इसको लिखा जाए तो भेदभाव अंग्रेजों के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार कर दो। अंग्रेजों के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा, तब भी हो गया। अच्छा, अभी राष्ट्रीयता की भावना एक बहुत बड़ा जो आगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में संग्राम का जो एक मूल एक जड़ के रूप में साबित हुआ, वो था हमारे यहाँ पे कुछ धर्म सुधारकों ने जन्म लिया था। उन्होंने समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किए थे। समाज को सुधारना, समाज के अंदर अपने सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करना और बताना, समाज को जागृत करना, उसका भी भारत के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब व्यापक रूप से बढ़ाई थी। उसमें कौन लोग थे? समाज को सुधार, समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को खत्म करना। अंग्रेज क्या बोलते थे कि देखो, हिंदू धर्म है, इसके अंदर अनेक बुराइयां हैं, इसके अंदर सती प्रथा है, इसके अंदर बहुविवाह है, इसके अंदर कन्यावध है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अन्य सामाजिक बुराइयां हैं, आप इसमें क्यों बैठे हो? आइए ईसाई धर्म के अंदर, और हम यहाँ पे आपको इस धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुराई नहीं है और आपका अच्छे से स्वागत है। तो इस प्रकार जब करने लगे तो इससे क्या, लोग जब लोगों का माइंड वॉश करने लगे तो लोग धीरे धीरे करके धर्म परिवर्तन प्रारंभ हुआ। तो फिर हमारे यहाँ के जो समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है और दयानंद सरस्वती है, इस प्रकार कई और लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस धर्म को बचाने के लिए समाज में सुधार प्रारंभ कर दिया। राजा राम मोहन राय महोदय ने जो 1829 के अंदर जो सती प्रथा पे रोक लगाई थी, जो ब्रिटिश अधिकारी विलियम बेंटिंग के सहयोग से जो रोक लगाई थी, वो ऐसे नहीं लगाई थी, इस धर्म को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए उन्होंने लगाई थी। तो उनका भी योगदान, बहुत ज्यादा योगदान हो जाता है एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। आगे है समाज सुधारक, समाज सुधारकों का योगदान। इस प्रकार हमने आज पढ़ा है, भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कारण भारत के अंदर राष्ट्रीयता की भावना क्यों उत्पन्न हुई। इसमें कई ये पॉइंट थे। भारत में गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव पड़ा था और ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा था, पाश्चात्य दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, साहित्यकारों का योगदान, छापाखाना का आविष्कार हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार। इस प्रकार ये लोगों, अंग्रेजों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। अंग्रेजों ने खुद भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का काम किया था। अंग्रेज अपने स्वहित के लिए, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ये सब काम कर रहे थे। ये अपना रास्ता एक पकड़ लिया था कि इनका आर्थिक शोषण करना है, अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करता है, लेकिन जितना ये आर्थिक शोषण करके अपना रास्ता 10 मीटर बढ़ाते थे तो 10 मीटर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती थी। इस प्रकार ये पैरेलल चलाता राष्ट्रीयता की भावना और आर्थिक शोषण। जितना आर्थिक शोषण ज्यादा, राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा। इस प्रकार करके आगे जाकर के ये एक भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन या एक मंच तैयार हुआ। उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे वाली क्लास इसी के अनुरूप हम चलेंगे। अभी जो आगे चलेंगे, राष्ट्रीयता की भावना तो लोगों के अंदर जागृत कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व कौन है, उनकी करने का तरीका क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय महोदय थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनका दर्शन क्या था, दयानंद सरस्वती महोदय का दर्शन क्या था और स्वामी विवेकानंद महोदय क्या चाहते थे और बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे और रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के विचार क्यों नहीं मिलते थे और महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर महोदय के विचार क्यों नहीं मिलते थे। इनके अलग अलग दर्शन थे। उन दर्शनों का हम एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्तित्व का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम इतना इधर ही हमारी विराम देते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।